नमस्कार। संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातीय जनगणना को लेकर बहुत उतावले हो रहे हैं। उनका बस चले तो 1 महीने के भीतर वो जातीय जनगणना कर दें, उसके रिजल्ट घोषित कर दें और उसके बाद आरक्षण की सीमा को 70-80%, 90% तक कर दें, क्योंकि उनको चुनाव में जाना है और उनको बहुत जल्दी भी है कि वो प्रधानमंत्री के दावेदार घोषित करें उनको INDIA और वे प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन क्या ये मुंगेरी लाल के सपने तो नहीं है? तो खैर, इसी पर मैं बात करूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को, यानी हिमालय, ये जो संपादकीय न्यूज चैनल है वो, और एक हिमालय चैनल है मेरा, हिमालय लोग, हिमालय सभ्यता पर, उसको भी देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बात करते हैं बिहार की जातीय जनगणना पर। अद्भुत सी बात है कि जिस बिहार में कभी आचार्य चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, मंडन मिश्र और भी सब बहुत से लोग नाम हुए, उनमें नीतीश कुमार, लालू प्रसाद जैसे लोग वहां के राज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार में कोई कमी है बुद्धि की या अच्छे नेताओं की। बिहार के एक नेता थे रघुवंश प्रसाद सिंह, डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह। हमने उनको ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री रहते हुए देखा था। उनको हम कवर करता था उन दिनों में। एक बेहतरीन नॉलेज वाले नेता थे, ईमानदार और ईमानदारी से काम करने वाले, ऐसे नेता भी बिहार में थे। और ये भी कहा जाता है कि यूपीए, जो प्रथम यूपीए थी, जब वो जीती तो जीतने का एक कारण रघुवंश प्रसाद सिंह का जो ग्रामीण विकास मंत्रालय में काम था वो था। मेरा कहना है कि बिहार में बहुत अच्छे नेता भी रहे हैं। लेकिन जब हम दूसरा पक्ष देखते हैं, उसमें लालू को देख, लालू व्यक्ति की मैं बात नहीं करूं, लालू प्रसाद यादव, जो उनके कामकाज थे या उनकी जो उपलब्धियां रही, चारा घोटाला जेल भी, उससे निराशा होती है। एक निराशा का भाव आता है कि लालू के ही राज में बिहार की एक बहुत बड़ी आबादी, जिसमें सवर्ण थे, वे माइग्रेट करना पड़ा, उनको पलायन करना पड़ा। बड़ी संख्या में बिहार के लोग बाहर चले गए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि पिछले 3 दशक को देखें तो उसमें लालू और नीतीश अधिकतम राज इनका ही रहा। लालू की पत्नी हो या जो भी, इनका ही कहा जाए तो लालू के राज था। आखिर इस राज में ऐसा क्यों हुआ कि वहां कोई भी न उस तरीके के उद्योग लगे, न कुछ इस तरीके से इंडस्ट्री या कुछ और चीजें आती, सर्विस सेक्टर आता कि लोगों को रोजगार वही मिलता। लेकिन यह नहीं करने की बजाय नीतीश कुमार जातीय जनगणना पे जोर दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं। मामला हाई कोर्ट गया, फिर अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है, क्या है ये सब आप जानते हैं। वे बहुत उतावले हैं। ये लोग यूपीए के समय भी ऐसे ही मांग करते रहते थे। अब सवाल यह है कि आखिर जातीय जनगणना ही क्यों इनके लिए ज्यादा प्रमुख हो गई है, जबकि उस जो बिहार है उसका डेवलपमेंट भी होना चाहिए था। एक मुझे एक किस्सा आ रहा है बिहार का याद, जो हमें डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने बताया था। उनका ये कहना था कि बिहार की जो नदी आती है कोसी, उसमें एक बांध बनना था नेपाल में। तब भारत और नेपाल के आज के जैसे संबंध नहीं थे। उसमें लगभग 1600 मेगावाट उस जमाने में बननी थी। तो एक इंजीनियर लिख दिया कि हम इतनी बिजली का कहां खपत करेंगे, और वो प्रोजेक्ट चले गया, कहीं नहीं बना। यदि वो बांध बन जाता तो बिहार में जो बाढ़ आती है वो रुक जाती। बिहार में जो हर साल बाढ़ आती है उससे भी लोग बचते और बिजली भी मिलती। लेकिन सवाल है कि चलो, एक इंजीनियर ने तो लिख दिया, ये अंग्रेजों के जमाने की बात है, लेकिन उसके बाद बिहार के नेता करते क्या रहे? बड़े बड़े आंदोलन किए, समाजवादी आंदोलन, फला आंदोलन ही करते रहे। लेकिन जहां काम होना था आखिर ऐसा क्यों नहीं है कि ये जो गंगा की धाराएं आती हैं, बहुत नदियों की धाराएं, उनके नहरें जो है दूसरे इलाकों में क्यों नहीं चली, भेज दी गई? खेती को ही वहां, जैसे पंजाब में भाखड़ा नागल बनने के बाद पंजाब और हरियाणा की किस्मत बदल गई। आखिर बिहार में इन नदियों की धाराएं को एक दूसरी जगह ले जाकर क्यों नहीं बदल गई? या जैसे हरिद्वार से जो धाराएं निकली तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी उसमें किस्मत बदल गई। यह अलग बात है
कि जो पानी वाले स्टेट थे, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, इनको ढेला भरनी कुछ नहीं दिया गया और आज भी कुछ नहीं दिया रहा। पानी का जो जैसे कि मिनरल पे टैक्स लगता था, इनको एक रॉयल्टी मिलती है। देखिए कितना अन्याय हुआ कि पहाड़ी लोगों के साथ कि इस पानी का कुछ भी इनको नहीं दिया गया। तो खैर ये मुद्दा अलग चले गया, मैं भी बिहार पे बात करूंगा, जातीय जनगणना। बात करते हैं बिहार की। क्या ये नेता ये भी सोचते हैं कि एक वोट बैंक को तुम ये तो कह रहे हो कि जातीय जनगणना और सभी आपका उद्देश्य मानते हैं, लेकिन दूसरे को क्या असर पड़ रहा होगा? क्या उनकी भावना ये नहीं आ गई कि भाई, खासतौर पर मैं हिमालय बेल्ट की बात कर रहा हूं, हिमालय के लोग बेहद ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वे जनजातीय तौर पे वैसे खस थे, नाग थे, किरात थे और भी जो जनजातियां थे, लेकिन उन्होंने अपने को उसी समग्र जो भारतीय हिंदू समाज था या जो और भी समाज थे, चाहे कहीं ईसाई बन गए, कहीं मुस्लिम या जो भी, वो उसमें खप गए, मेन स्ट्रीम में आ गए। अब उनको आरक्षण नहीं मिलता। जबकि यदि एक अध्ययन किया जाए तो हिमालय बेल्ट में, हिमाचल में भी, जम्मू कश्मीर में भी और उत्तराखंड, यहाँ बड़ी संख्या में खस समुदाय है, नाग भी है, किरात भी है और भी जो लोग रहते थे, और वो उनका एक एसटी का दर्जा मिलना चाहिए था या ओबीसी, वो नहीं मिला गया और वो खत्म हो गया। अब क्या हुआ? इस समय मेन जो नौकरियां थी उनसे ही हट रहे हैं। सिर्फ फौजियों में भी बन जाते थे, अब फौजी में भी अग्निवीर आ गया, वो भी संसाधन खत्म हो गए। अब ये जातीय जनगणना कर रहे हैं, कीजिए, लेकिन एक तय तो होगा ना, एक सीमा तो आपको तय करनी पड़ेगी कि आप आबादी बढ़ाते जाएंगे और आपको फिर ज्यादा हिस्सा लेंगे, आबादी बढ़ाएंगे, ज्यादा हिस्सा बढ़ाएंगे। जैसे जो पिछला डिलिमिटेशन हुआ था लोकसभा का, उसमें 2 सीटें दलितों की लोकसभा में बढ़ गई एससी के लिए। क्यों? आबादी बढ़ी। इसमें एक और उदाहरण मैं दे रहा हूं। जब ये जो केंद्र सरकार पैसा देती है स्टेट को, उसमें गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला अपनाया जाता है। उसमें कई चीजें हैं, आबादी है वगैरह वगैरह, कई उसमें मानदंड होते हैं कि यानी मोटे तौर पर कहें कि जिसकी जितनी ज्यादा आबादी होती है उसको उतना ज्यादा पैसा। तो दक्षिण भारत के राज्यों की एक शिकायत रही है, जैसे केरल है वगैरह, कि हमने तो एक सरकार के जो नियम थे उससे अपनी आबादी कंट्रोल कर दी, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल, ये जितने भी राज्य हैं और भी, ये अपनी आबादी बढ़ाते रहे। और अब क्या हो रहा कि उनको ज्यादा हिस्सा मिल रहा। इसका मतलब जिनको दंडित किया जाना चाहिए था एक नियम के हिसाब से, उनको ज्यादा पारितोषिक तौर पर ज्यादा पैसे मिलने लग गया, और हम लोगों ने जो अपनी आबादी नियंत्रण में रखी उनको कुछ नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो यही दूसरा समाज भी तो सोच रहा है कि आबादी हम नहीं बढ़ा रहे हैं तो हम हाशिए पे जा रहे हैं, और आप लोग आबादी बढ़ा रहे हैं तो आपको मिल रहा है। हिंदू समाज का भी तो यही डर है मुसलमानों से कि आखिर ये 4-4 शादियां करके 15-20 बच्चे पैदा करके एक दिन पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लेंगे, इनकी सत्ता इनके हाथ में चले जाएगी, जबकि इनको पाकिस्तान दे दिया गया था। यह कटु सत्य है। तो आखिर या तो आप 1947 का एक कोई सन को आपको मानना पड़ेगा, लेकिन इस समय इनकी जो आबादी थी उनको इस हिस्से में बांट दो, और उसके बाद आप आबादी बढ़ाए, कुछ बढ़ाए, ये इतना ही आपको मिलेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होने देंगे आप। अब एक चीज जाननी है कि मुलायम सिंह यादव वैसे तो अब वो श्रद्धेय हो गए, और भारतीय परंपरा है कि जो स्वर्ग सिधार गए हम उनके लिए कुछ नहीं बोलते, उनकी आलोचना भी नहीं करते। चलिए हम उनकी आलोचना नहीं करेंगे, लेकिन जो सामाजिक जीवन में, जैसे आप नेहरू जी की, गांधी जी की आलोचना ही करते हैं, उनकी नीतियों की, मैं व्यक्तिगत तौर पर इनकी बात नहीं करूंगा, मैंने नीति की बात करूंगा। आखिर इनके जो बच्चे हैं, लालू हैं या मुलायम, आखिर वो उनके पास कौन सी योग्यता है कि वो राज करे? एक मुख्यमंत्री बन गया, दूसरा उप मुख्यमंत्री है बिहार में, और एक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री। और जगह हम बात नहीं करेंगे कि वो उस तरह की राजनीति जाति की नहीं कर रहे। हम शरद पवार हों या साउथ की बात करें, या हम उधर और जो है उनकी बात नहीं करें, उस तरह की घोर राजनीति जाति की नहीं कर रहे। तो सवाल ये है कि आखिर जाति की ही राजनीति जब ये करेंगे तो दूसरे लोग भी तो करेंगे, और उससे क्या हो रहा है कि पूरा समाज छिन्न भिन्न हो रहा है। नीतीश कुमार, जिनको पलटूराम भी कहते हैं, आखिर ये इस समय, पहले कितने साल तक वो बीजेपी के साथ रह के मुख्यमंत्री बनते रहे। अब उनको लगा कि जीवन के अंतिम दौर में जब उनकी पार्टी सिमट रही है तो जाति का एक फिर
कार्ड खेल दिया जाए, जैसे जाते जाते वीपी सिंह कर गए थे। और आज भी वीपी सिंह एक बड़े वर्ग में घृणा के पात्र हैं, और जो ओबीसी है, पिछड़ा समाज है, उनको भी अपना कोई मसीहा नहीं मानता रहा, क्योंकि उनके जीवन काल में ही उन्हीं के जो चेले थे उन्होंने उनकी दुर्गत कर दी थी। मैंने खुद उनको देखा था कि वो एक जब उनके जाते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तो चाय पिलाते थे और एक समोसे का किस्सा सुनाते थे कि फलां से मैंने समोसे मंगाए हैं, ये 2 भाई थे, अलग हो गए वगैरह। उनकी स्तर अब यहाँ आ गया था, वो समोसों की बात करते थे, देश की राजनीति नहीं, क्योंकि वो देश की राजनीति के से उनको हाशिए पर फेंक दिया गया था। तो आखिर नीतीश कुमार ठीक है, वो चाहते कि INDIE जो है उसके वो संयोजक बन जाए, फिर ऐसी परिस्थितियाँ आए कि वो प्रधानमंत्री उनको ही घोषित कर दिया जाए कैंडिडेट। लेकिन ये सत्य उनको मान लेना चाहिए कि कांग्रेस यदि सत्ता में आती है, यही INDIE सत्ता में आता है, तो प्रधानमंत्री तो कांग्रेस ही पार्टी का बनेगा। इसमें मैं कई वीडियो पहले भी बोल चुका हूं, और उसमें राहुल गांधी बनेंगे। तो ए भाई नीतीश कुमार जी, आप जातीय जनगणना अवश्य कीजिए, लेकिन एक समय सीमा तो तय करनी पड़ेगी ना, आपको एक लाइन तो खींचनी पड़ेगी कि इस सीमा तक ही हम एक जो जातीय जनगणना है इसमें जितने लोग हैं उतने ही हमको देंगे। तो यही मैंने ही कहना था कि आखिर दूसरे समाज कहाँ जाएंगी, ये भी सोचने की जरूरत है। और जो प्रबुद्ध वर्ग है इस देश का, उसको सोचना चाहिए कि ये नीतीश कुमार साहब कर क्या रहे हैं, जिनको बिहार के विकास के लिए काम करने की बजाय वो जातीय जनगणना में उलझे हैं। और ना लालू को तो मजा आता है इसमें, क्योंकि लालू का इसके अलावा कोई योग्यता ही नहीं है। अब आप ये देखिए कि जिस आदमी को सजा हुई थी इतने साल के, लगभग 10 साल को, इतनी अलग अलग सजाएं हुई है, वो जो जेल भी हैं, छूटते भी रहते हैं कहीं जेल में वगैरह वगैरह। यदि सामाजिक स्तर पर हम देखें तो ऐसे आदमी से लोग दूरियां बनाते हैं कि यार ये तो अपराधी है, इसको सजा हो है। लेकिन वो आदमी INDIE का एक प्रमुख चौड़ा होकर मंच पे बैठते हैं और देश में सुशासन की बात करते हैं। आखिर कैसे इन पे विश्वास करें? ये तो राहुल गांधी को भी सोचना होगा कि जो प्रेस क्लब में एक अपनी ही पार्टी का कैबिनेट का डिसीजन फाड़ देते हैं, क्योंकि लालू को उसमें राहत देने की बात हो रही थी, और अब वही उनके घर जाते हैं, दावत उड़ाते हैं। तो आखिर ये देश कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये समझना चाहिए। तो ये वीडियो कैसी रहे कमेंट में अवश्य लिखें, और अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।